नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाई 33। दोस्तों, कई लोग भूत प्रेत को मानते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन ज्ञानी लोग कहते हैं कि भूत प्रेत खामखा किसी के सामने में नहीं आ जाता है। जब उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता तब तक वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। लेकिन ज्ञानी लोग ये भी कहते हैं कि भूत प्रेत कई तरह का होते हैं। कुछ ऐसे भी आत्माएं होती हैं जो मनुष्य के साथ मिलना चाहती हैं, उनके साथ बात करना चाहती हैं। वो भटकी हुई आत्माएं होती हैं। वो अपने आप को मरा हुआ नहीं समझती, अभी वो अपने आप को जिंदा महसूस करती हैं। तब वो मनुष्यों के पास आने की कोशिश करती हैं। लेकिन हर कोई मनुष्य उनको देख नहीं सकता। उसको देखने के लिए एक नज़र की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो नज़र है ना, हर किसी के पास में होता नहीं है। लाखों में बिरले लोग होते हैं जिनके पास में वो देखने की शक्ति, वो नज़र होती है। खास करके उन्हीं लोग को ऐसी आत्माएं संपर्क करने की कोशिश करती है, उन्हीं के पास जाती हैं और अपने आप को जिंदा ही मानती हैं। तो कहानी आज इसी पर है दोस्तों। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है टैक्सी ड्राइवर सुनील। इनके साथ में जो वाकया घटी थी, साल था 2004 का। दिल्ली में रहते थे, टैक्सी चलाने का काम करते थे, और पीछे उनका जो होम टाउन था वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के थे। और जिस कॉलोनी में रहते थे उनके रिश्तेदार भी रहते थे, तभी तो इतनी दूर आए थे टैक्सी चलाने के लिए। लेकिन अब जिस घर में रहते थे वहाँ पार्किंग की सुविधा थी, इसलिए घर वो लिया था। लेकिन वो घर किराए का था, अपना नहीं था। मकान मालिक को जरूरत पड़ गई थी, और तब सुनील से कहने लगा, भाई अब ये घर खाली कर दो, मुझे किसी और को देना है या किसी और काम में लेना है। अब सुनील चाहते तो नहीं थे कि उस घर को खाली करें। टैक्सी अब कहाँ पार्किंग करेंगे, बड़ा विकट समस्या था। गली में अब कोई ना कोई अड़ंगा जरूर रहता था। किसी दरवाजे के पास में हम टैक्सी लगा नहीं सकते, लड़ाई होने के चांस रहती थी, और कई बार टैक्सी का भी नुकसान पहुंचता था। बड़ा परेशान हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं तो क्या करूं, कहां पर अपना घर लूं और कहां पर अपनी टैक्सी खड़ा करूं। घर जो मिल रहा था वो पार्किंग वाला नहीं था, उनके दरवाजे पर टैक्सी खड़ी भी नहीं हो सकती थी। लेकिन अब मजबूरी में करे तो क्या करें। मकान मालिक अब उनको बता चुका था कि भाई इतने दिन में घर खाली कर दो। आखिरकार घर को खाली करते हैं। अब पड़ोस में ही एक घर जो खाली था उसको ले लेते हैं। समस्या यहाँ पर आकर खड़ी हो गई थी कि उस गली में टैक्सी लगा ही नहीं सकते थे। बड़ा परेशानी में रहने लगे। जहाँ भी अब रखते, रात को टैक्सी लेके आते, कभी वक्त पर आ जाते थे 9-10 बजे, कभी ज़्यादा भी टाइम हो जाता था। तो उस टाइम तो कोई बोल नहीं पाता था, लेकिन सुबह उठते ही चिल्लाहट शुरू होता, किसकी टैक्सी है, कौन लगा दिया, हमारा रास्ता बंद हो गया। कई तरह की बातें, लड़ाई झगड़े वाला शुरू हो जाता था। और तब लगने लगा सुनील को कि नहीं भाई, ऐसे काम तो नहीं चलेगा, देखना पड़ेगा टैक्सी के लिए कोई ना कोई जहाँ पर पार्किंग कर सके। और इसके बाद उसी कॉलोनी में जब स्टार्टिंग होता था, जब सुनील जी अपनी टैक्सी लेके गुजरते थे, तो एक कोने पर घर था, उसमें कुछ पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे थे, बाउंड्री थी, दरवाज़ा दूसरी साइड में था। कई बार उस घर को निगाह मारे थे, लेकिन उस घर में कोई दिखाई देता ही नहीं था। और वो जगह बड़ा सेफ था पार्किंग के लिए, खुला खुला आंगन था, और 2 कमरे अब दिखाई भी देते थे। मतलब ये घर उनके कब्जे में आ जाए तो उनकी पार्किंग की समस्या का समाधान हो जाएगा। अब उस घर को बारे में पता लगाने के लिए छुट्टी करते हैं और जाते हैं उस घर पर ताला लगा होता है। और फिर आसपास में पता करते हैं तो मकान मालिक का पता लग जाता है, वो दूसरी कॉलोनी में था। उसके पास जाके पहुंचते हैं, उससे मिलते हैं, बात करते हैं कि देखिए वो घर मुझे आपका चाहिए। मकान मालिक अब उनकी तरफ घूर कर देखता है, हंसता है, मुस्कुराता है, क्यों भाई, उस कॉलोनी में तो बहुत सारा घर है, यही घर तुम्हें क्यों चाहिए। और तब अपनी कहानी बताते हैं कि मेरे पास टैक्सी है ना,
ये घर का आंगन खुला खुला है और बड़ा सा गेट भी है। मैं आराम से उसमें टैक्सी पार्किंग कर सकूँगा, इसलिए मैं घर आपका चाहता हूँ। मकान मालिक हंसते हुए कहने लगा, शायद तुम्हें पता नहीं है उस घर के बारे में। वो घर भूतिया है। जो आसपास के लोग हैं ना, उनसे जाकर के जानकारी लेना। उनकी नज़र में ये घर भूतिया है। मुस्कुराते हुए सब बोल रहा था, लेकिन सुनील जी को लग रहा था कि ये मजाक कर रहा है। कहने लगे कि मैं भूत प्रेत को तो मानता ही नहीं। मैं तो रात भर घूमता रहता हूँ टैक्सी लेकर के। मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं और मैं गांव का रहने वाला हूँ। मैं शहर का भी नहीं हूँ। मैं डरता नहीं हूँ। मैं भूत प्रेत को देखा नहीं तो मैं डरूंगा भला किस लिए। आप मुझे घर दे दीजिए। तब कहता है, भाई ऐसा ना हो कि वहाँ पर तुम्हारे साथ में कुछ घटना हो जाए या फिर मेरे ऊपर में दोष आ जाए। पहले तसल्ली कर लो, आस पड़ोस में पूछ लो। अगर तुम्हें सही लगता है अपने रिश्तेदारों से भी बात कर लो। जब तुम्हें सही लगता है कि हाँ मैं उस घर में रह पाऊंगा, तब मेरे पास में आना। आप सुनील जी वहाँ से वापस लौटते हैं, उस घर की तरफ देखते हैं। घर तो बिल्कुल देखने में सही था। आराम से उनकी टैक्सी लग सकती थी और 2 कमरा बना हुआ था। एक कमरा में अपना रहने का इंतजाम कर सकते थे, एक कमरा किसी और को चढ़ा भी सकते थे। यही अपने मन में प्लान बनाए हुए थे। पड़ोस में जाते हैं जानकारी लेने के लिए, लेकिन जो उस घर में बुजुर्ग था वो बता भी दिया कि हाँ बेटे, ये घर देखने में तो बिल्कुल साफ सुथरा लगता है, लेकिन जो पहले इसमें किराएदार रहते थे आज से 1 साल पहले, वो डरे हुए घर से भाग गए थे। मैंने उनसे पूछा भी था कि बात क्या है। तब कहने लगे, चाचा इसमें कोई औरत रहती है, कोई भूतनी है, मुझे साफ नजर आई थी चाचा, बहुत देखने में डरावनी लग रही थी। और उसके बाद वो लोग घर खाली करके चल गए। और इसके बाद कोई भी घर में आने के लिए राजी नहीं हुआ। तब से घर खाली पड़ा हुआ था। सुनील कहते हैं कि इसके बाद मैं उनकी बात पर यकीन नहीं किया और पड़ोस में जाकर के पता किया। पड़ोस वाले भी ऐसी तरह की बातें कह रहे थे। तब मैं कहने लगा, अगर उस घर में, अब सटा हुआ घर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, अगर उस घर में कोई भूतनी है तो गली में तो नज़र आना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। वो किराएदार साथ पैसा देना नहीं चाहते थे, कोई ना कोई समस्या होगा और तभी वो घर छोड़ के भागे होंगे। मैं तो यही मन में सोच लिया था कि चलो यही घर लेते हैं। और इसके बाद मैं अगले दिन जा कर के मकान मालिक को बोलता हूँ कि हाँ मैंने पता कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे चाबी दीजिए और किराया बता दीजिए, मैं एडवांस भी लेकर आया हूँ। मकान मालिक और क्या चाहिए, जो भी सच बात था उसने बता दिया। अब उसकी गलती नहीं। अब ये जाने सुनील और उनका काम। पैसा बता देता है, किराया वाजिब होता है तो सुनील एडवांस भी देते हैं, चाबी ले करके आ जाते हैं। और वो जो घर लिए थे ना, उस घर को खाली करके अब इस नए घर में आ चुके थे। अब ये जो मोहल्ले का पहला ही घर था और उस घर में मैं बताया ना शुरू में, उसमें पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। कुछ पेड़ भी लगे हुए थे, नीम का पेड़ भी था और जामुन का पेड़ भी था, कुछ ऐसे पेड़ थे। आकर के उनको तो एक दिन पूरा सफाई में लग चुका था, लेकिन सफाई होने के बाद घर चमक पड़ा था। अच्छी तरह से धुलाई किए, पानी का भी सुविधा था, बिजली भी थी, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब थक चुके थे पूरा दिन काम करने के बाद। अब सोचने लगे कि आज तो काम पर मैं जाऊंगा नहीं, जहां 2 दिन छुट्टी हुआ 1 दिन और सही। चलो अब घर सुरक्षित मिल गया, पार्किंग भी सही है, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अब तो मुझे काम पर जाना ही है। चलो आज आराम कर लेते हैं और कल से सुबह से काम पर निकल जाएंगे। खाना भी नहीं बना पाते क्योंकि सामान अभी सही ढंग से सेटअप हुआ नहीं था। खाना बनाने का सामान का दिक्कत थी, परेशानी थी। और इसके बाद होटल में जाकर खाना खाते हैं, लौट के आते हैं, थके मांदे थे, तो उनके पास में फोल्डिंग पलंग थी। फोल्डिंग पलंग को खोल करके बिस्तर लगाते हैं और 8 बजे के आसपास उनको नींद आ जाती है। अब टैक्सी ड्राइवर थे ना, जहाँ मौका मिलता था वो नींद अपना पूरी कर लेते थे, आदत बनी हुई थी, और फट से नींद भी आ जाती थी। तो चलिए आगे की कहानी उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इसके बाद जो मेरे साथ में होता है मैं तो कभी कल्पना भी नहीं किया था, लेकिन अभी इस बात का मुझे इल्म नहीं था कि जो मेरे साथ में ये सब घटना घट रही है
जो मुझे दिखाई पड़ रही है, ये सब है क्या? उस रात को मैं जब 8 बजे सो जाता हूँ ना, तो मुझे गहरी नींद आ जाती है। हाँ, जब मैं सपना देखता हूँ ना, तो मुझे एक खूबसूरत लड़की नजर आती है जो उस घर में झाड़ू वाड़ू से घर की सफाई कर रही है। और तब मैं उसको डांटता हूँ कि अरे, ये तो घर मेरा है, मैंने किराए पर लिया हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं भी इसी घर में रहती हूँ, आप अपना काम करो और मैं अपना काम करूँगी। इसके बाद नींद खुल जाती है, मेरी नींद खुल जाती है। तो मुझे लगा कि ये तो सपना ही है, सपना से क्या डरना है, ख्वाब है, ये तो हर किसी को आता है। मैं इस बात का इग्नोर कर लेता हूँ। पानी वानी पीने के बाद आधी रात हो चुकी थी और फिर मैं नींद में चला गया था। जब मुझे लगा कि कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ शोर हो रहा है, तब मेरी आँख खुल जाती है। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत झाड़ू से घर की सफाई कर रही है। अंधेरा था, मुझे अंधेरे में सोने की आदत थी, मैं देख नहीं पाया था। मैं ऐसे ही एहसास करने लगा कि सचमुच ऐसी आवाज़ सचमुच में सुनाई दे रही है, जैसे कोई झाड़ू लगा रही हो। ऐसे ही आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है और तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। हाँ, मैं बिजली का स्विच ऑन कर देता हूँ और जैसे ही ऑन करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि 30 साल की एक नौजवान लड़की, महिला तो नहीं कह सकती, कि देखने से शादीशुदा बिल्कुल नहीं लग रही थी। मैं उसको देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ और मेरे मुंह से आवाज़ उस टाइम बंद हो जाता है, ना जाने क्यों, उसको देख करके। और वो अपने काम में लगी हुई है, वो मेरे ही कमरे में सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ है, झाड़ू लगाते लगाते बाहर तक चली जाती है, फिर दूसरे कमरे की सफाई में लग जाती है। और तब तक जैसे मैं होश में आ चुका था। मुझे लगा कि ये कौन है भाई, ये घर में सफाई क्यों कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरा ख्वाब नहीं है। अब मैं नींद से जाग चुका हूँ, पहली बार मैं जरूर ख्वाब में देखा था। मैं वो अब पीछे पीछे आ जाता हूँ। मैं आकर के देखता हूँ तो दूसरे कमरे में झाड़ू लगा रही है, लेकिन अंधेरे में। मैं बिजली रोशन कर देता हूँ और तब पहली बार वो पलट के देखती है। उसकी आंखों में ना जाने ऐसा क्या जादू था कि मैं उसकी तरफ देखने ही लगा था। उसकी पलकें झपक नहीं रही थी और साथ में मेरी पलकें भी कुछ ऐसी ही अब लग रही थी। हम दोनों की आंखें मिल चुकी थी और तब मैं जैसे होश में आता हूँ और कहता हूँ, आप कौन है? इस घर में क्या कर रही हैं? मैं देखा आप झाड़ू लगाती हुई इधर से उधर घूम रही हैं। ये घर मैंने किराए पर लिया है, इसमें आपका क्या काम है? आप जाइए, अपने घर पर पहुंचिए। आपको देखिए, इतनी रात हो गया है, दूसरे घर में आके झाड़ू लगाना ठीक नहीं होता है। वो जो लड़की थी अभी मुझे घूर रही थी। उसके हाथ में एक लंबा सा झाड़ू था और झाड़ू हाथ में पकड़े हुए, एक हाथ कमर पर रखे हुए, जैसे ऐसे ही मुझे घूर रही थी। उसका देखने का अंदाज, खड़ा होने का अंदाज बड़ा अलग से था। मैं तो उसको देखता रह गया था। मेरी कोई जान पहचान की नहीं थी, ना मैं उस कॉलोनी में कभी उसको देखा था। मुझे लगने लगा कि कहीं दिमाग से हल्की तो नहीं है, कहीं दूसरे घर से आ गई हो। एक बार मैंने सुना था कि इंसान कभी सोते सोते भी दूसरे के घर में पहुंच जाता है, जो ना काम करना चाहिए वो काम करने लगता है। मुझे लगा कि इस लड़की को कहीं ये वाली बीमारी तो नहीं है, नींद में चलने वाली बीमारी। मुझे ऐसा ही लगा था। वो लड़की मुझे कहीं से भी भूतनी लगी नहीं थी। ऐसा उसका शरीर भी नहीं था, बिल्कुल इंसान की तरह था। देखने में जैसे मैं था वैसे उसका शरीर था, पहनावा भी ऐसा ही था। तो मैं कैसे संदेह करूं कि जो मैं देख रहा हूं वो सामने कोई भूतनी है? मैं संदेह कर ही नहीं पाता। मुझे लगा कि ये बीमारी से ग्रसित है, शायद इसको नींद की बीमारी है जो मैंने सुना था। और तब मैं कहता हूं कि आप मैडम जी हमारे घर से चले जाइए, शायद आप नींद में हैं, अभी आपका नींद खुला नहीं है। जाइए, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। और वो बड़ा सा गेट खोल करके कैसे आ गई थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ, गेट खोल देता हूँ और फिर उसको बाहर करने लगता हूँ। कुछ देर तक तो आ जाती है, जब गेट के पास पहुँचती है ना, तब मेरी तरफ मुड़ जाती है और कहती है, नहीं नहीं, ये मेरा ही घर है, मैं इसी घर में रहती हूँ,
मैं अपने घर की सफाई कर रही थी और तब मैं कहने लगा, हाँ जी, बिल्कुल आप ही का घर है, लेकिन इस टाइम नहीं, आप दिन में आकर के साफ सफाई कर दीजिएगा, गेट खुला ही रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। बड़ी मुश्किल से उस लड़की को मैं गेट का बाहर किया और काफ़ी देर तक वो गेट पर खड़ी रही, अब मुझे घूरती रही और तब तक मैं दरवाज़ा बंद कर चुका था, अपने कमरे में आ चुका था। मुझे लगा कि देखो ईश्वर ने कितनी सुंदरता दी है, देखने में कितनी सुंदर लग रही है, अच्छे घर की लग रही है, अब इसको बीमारी है नींद में चलने के लिए, चलो अब देखा जाएगा। चलो आज रात तो मैंने इसको बाहर कर दिया, लेकिन अब ध्यान रखना पड़ेगा, हमें गेट को अच्छी तरह से लॉक करना पड़ेगा, कहीं फिर ना ये घुस आए। और उसके बाद वो मुझे दोबारा नज़र नहीं आती है। मैं गहरी नींद में सो चुका था। सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। जल्दी जल्दी मैं तैयारी करता हूँ और फिर अपनी टैक्सी लेकर के चल पड़ता हूँ। मैं अपने काम में लग जाता हूँ। शाम के टाइम में मुझे ध्यान था कि मेरे घर में ना राशन है, ना सब्जी है, ना तेल है, ना मसाले हैं, अब सब लेकर चलना पड़ेगा। और वही मैं रात को 9 बजे पूरा सामान लेकर के टैक्सी में रख करके अपने घर पर आता हूँ। और वहाँ पर मैं बताया था ना कि पेड़ थे, और पेड़ के जो पत्ते थे ना सूखे हुए झड़ते थे और वो फर्श पर गिर करके गंदगी मचा देते थे। लेकिन जब मैं आता हूँ ना, जब फर्श पर निगाह डालता हूँ कि अब गंदगी तो हो गया होगा, लेकिन एक भी पत्ते मुझे कहीं पर नज़र नहीं आते। तब मुझे संदेह थोड़ा हुआ था, कहीं वो लड़की तो दोबारा नहीं आ गई थी। लेकिन ये तो दिन का टाइम में था, दिन में कैसे आ सकती? दिन में कोई थोड़ी बीमारी होती है, वो तो सोने के बाद लोग बाग नींद में चलने लगते हैं, ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। नींद की बीमारी ऐसी ही होती है। मैं इस पर विशेष ध्यान नहीं देता हूँ और फिर अपने रसोई के काम में जुट जाता हूँ, खाना बनाता हूँ। खाना खाने के बाद अब मेरे पास में सोने के अलावा अब कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब मैं अपने बिस्तर पर फोल्डिंग पलंग पर जाकर लेट जाता हूँ। कब आंख लग जाती है मुझे पता ही नहीं लगता है। फिर वही आवाज़ जब मेरे कमरे में सुनाई देती है कि जैसे कोई झाड़ू लगा रहा है। मैं फिर बत्ती जलाता हूँ और इस बार मैं उसको देख नहीं पाता हूँ। झाड़ू की आवाज़ तो मुझे सुनाई देती है, लेकिन मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये है कहाँ पर। मैं चारों तरफ कमरे में देख लेता हूँ और तब मुझे लगने लगा कि अरे कहाँ है, कहीं तो नहीं है। ये कल से मेरे झाड़ू की आवाज़ कानों में गूंज रही है, उसी का असर है। मैं सपने में शायद था, इसीलिए मुझे महसूस हो रहा है। अब तो मैंने अच्छी तरह से दरवाज़ा बंद कर रखा हूँ, मेन गेट भी बंद है, अपने कमरे का भी है, अब कैसे आ सकती है? ये मेरा मन का भ्रम है और कुछ नहीं है। इसके बाद मैं फिर अपने बिस्तर पर लाइटें बंद करता हूँ और फिर सोने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एक बार जब नींद खुल जाती है ना, थोड़ी देर के बाद में नींद आती थी। कभी कभी तो घंटों लग जाता था। ऐसा ही मेरी आदत था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे लगता है कि जो मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा था वो दरवाज़ा खुलता है। बाहर की रोशनी अब एक पल के लिए नजर आती है और फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है बिना आवाज़ किए हुए। कैसे खुल गया दरवाज़ा जबकि मैं अंदर से बंद कर रखा था? कैसे खुल गया? जब मैं रोशनी जलाता हूँ ना, कोई भी नज़र नहीं आता। ऐसा क्या हो गया भाई? क्या ये सब मेरे आंखों का धोखा है, मेरे दिमाग का भ्रम है? मैं पूरा घर में छानबीन करता हूँ कि कोई ना कोई तो आया था। मैं दरवाजे को खुलते हुए देखा, बाहर की रोशनी को आती हुई देखा, तो अचानक कौन आया था, कहाँ चला गया, फिर यह दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो गया? कमाल की बात थी। मैं सचमुच उस रात बहुत सोचने विचारने लगा था। मुझे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, मेरे दिमाग में कुछ इस तरह के वहम क्यों आ रहे हैं बार बार? मैं यही सब सोच विचार रहा था। मुझे लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थकान है, थकान की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है। मैं अब सही ढंग से सो पाऊंगा ना, सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद फिर अपने बिस्तर पर गिर जाता हूँ। जब कोई दिखाई नहीं देता है तो मैं सो जाता हूँ। जब मुझे बाथरूम लगता है ना, न जाने कितना टाइम था, मैं उस टाइम तो जब जागा तो देख नहीं पाया था। तब मैं उठता हूँ, रोशनी ऑन करता हूँ और तब मैं जो देखता हूँ ना, देखते ही रह जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे ही कमरे में, थोड़ा लंबा कमरा था,
गेट के पास में एक जगह पर वही लड़की फर्श पर लेटी हुई है, आराम से चैन की नींद सो रही है, जैसे उसको कोई डर ही नहीं हो, जैसे उसका अपना घर हो, अपने घर में आराम की नींद ले रही है। मैं एक बार जब देखता हूं ना, मेरी आंखों पर यकीन नहीं होता है। मैं अपने आप पलकें झपकाता हूं, मसलता हूं, फिर आंखें खोल के देखता हूं तो बार बार मुझे वही नजर आ रही है। ये क्या चक्कर है भाई? दरवाजा बंद था तो ये कैसे आ गई, फिर ये नींद में आ गई है। मुझे तो यही लगा कि जरूर ये नींद में आ रही है। ये जब दरवाजा खुला था, एक पल मैं जरूर देखा था कि बाहर की रोशनी हुई थी, तो ये दरवाजा बंद होने के बाद में अंदर कैसे आ सकती है? कोई और रास्ता तो मुझे नजर नहीं आ रहा। खिड़की जरूर है, लेकिन खिड़की भी बंद है, तब ये कैसे आ गई? मुझे डर तो नहीं लगा था उसको देख करके, डरावनी लग भी नहीं रही थी। देखने में आम इंसान की तरह थी। आज जब सो रही थी ना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ रही थी, भोलापन चेहरा था, जैसे सुकून की नींद सो रही हो। मैं जगाना उचित नहीं समझ रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसको जगाऊं। सोते हुए जगाना मुझे सही नहीं लग रहा था। मैं तो उसके पास खड़ा दूर उसको निगाह रखे हुए था। कौन है ये? दरवाजा बंद होने के बाद में भी हमारे कमरे में कैसे पहुंच गए? शायद उसको एहसास हो गया था कि उसको कोई देख रहा है। अंगड़ाई लेती हुई उठती है। आज जैसे मुझे देखती है ना, तो चौंक जाती है। उसको पता लग जाता है कि मैं उसको सोते हुए देख रहा था। वो अब उठ करके जैसे ही दरवाजा खोलना चाहती है, तब तक मैं दरवाजे पर पहुंच गया था। तुम कौन हो? तुम कौन हो? कल तुम मेरे कमरे में झाड़ू लगा रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें बाहर निकाला। आज मैं मेन गेट बंद कर रखा था, जो बाहर से खुल नहीं सकता था। मैं अपने कमरे में कुंडी लगा रखा था। आज तुम मेरे कमरे में कैसे पहुंच गए? कौन हो तुम? जब तक अपने आप को बताओगे नहीं, अपना परिचय दोगे नहीं, तब तक मैं ये दरवाजा खोलने वाला नहीं। वो लड़की डर गई थी मुझे देख करके। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो रोने को हो रही हो। मुझे लगा कि अरे रोएगी तो मामला पड़ोसियों तक पहुंच जाएगा। और तब मैं कहता हूँ, नहीं नहीं, आप डरना मत, मैं आपको कोई डराने वाला काम नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आप अपने बारे में बता दीजिए ताकि मुझे यकीन हो सके। आप बोलिए तो सही, आप हैं कौन? और तब वो आंखों में आंसू उसके आ जाते हैं। कहती है कि आप मुझे पहचान नहीं पाए हो ना। मैं कहने लगा, ना मैं आपको पहचान ही नहीं पाया हूँ। तब कहती है कि मैं मर चुकी हूँ। मैं मर चुकी हूँ, मैं एक प्रेतात्मा हूँ। मैं इस घर में काफ़ी दिनों से रहती आ रही हूँ। ये घर में मुझे बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं होता है। मैं चैन की नींद सोती रहती हूँ। मुझे बाहर में खतरा महसूस होता है। मुझे लगता है कि बाहर मुझे कोई पकड़ लेगा। मैं चैन से रह नहीं पाती हूँ। इस घर में मुझे बहुत ही आराम मिलता है। आप मुझे इस घर से बाहर मत निकलना। आप इस घर से मुझे बाहर मत निकलना। मैं बाहर रह नहीं पाऊंगी, बाहर रह नहीं पाऊंगी। जब मैं पहली बार सुनता हूं ना कि वो मर चुकी है, वो एक प्रेतात्मा है, तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। वो तो खुद डरी हुई थी और उसके आगे मैं भी डर चुका था। मेरा हाथ पैर कांपने लगा था। मैं अपने हाथ पैर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कहीं गिर करके बेहोश ना हो जाऊं। मैं प्रेतात्मा पहली बार देखा था। ये वास्तव में मुझे अब लगने लगी थी। बंद दरवाजे को कौन खोल सकता है भाई? मुझे लगा कि बिल्कुल लड़की सही कह रही है। मेरे तो कुछ देर तक हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे कोई दूसरा सवाल पूछ बैठूं। तब वो कहने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ रहा था, देखिए आप मुझे परेशान मत कीजिएगा। मैं आपका कोई अब बुरा नहीं करूंगी। मैं आराम से अपनी जगह पर सो जाऊंगी। मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। मैं आपको कभी नहीं तंग करूंगी। इस घर से मुझे मत निकालिएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। जब वो बात बोलती है ना, तब मेरा डर खत्म होता है। अरे भाई, ये तुम मुझसे डर रही है, मैं भला इससे क्यों डरूं? मेरे अंदर में एक हिम्मत आ जाती है और मैं हिम्मत को अब अपने सामने रखता हूँ। कहता हूँ, लेकिन आवाज में डर जरूर था। मेरा कांपती हुई आवाज थी,
कहता हूँ कि अब तुम अपनी पूरी कहानी बताओ, कैसे मर गई, कौन हो तुम? जब तक मैं जान नहीं लूँगा मुझे यकीन नहीं होगा। तब कहने लगी कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कब मर गई। जब मैं अपने आप को अकेले भटकती हुई पाई, मैं इधर उधर घूम रही थी। कई ऐसी चीज़ें मुझे नजर आ रही थी जो मुझे डर लग रहा था। कुछ ऐसी ही शक्तियाँ जो थी मुझे पकड़ना चाहती थी। मुझे लगा कि अगर उनकी पकड़ में आ गई तो मैं कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगी। वो लोग मेरे साथ में ना जाने क्या क्या करेंगे। मैं जवान थी, खूबसूरत थी, मुझे इस बात का फिक्र था। मेरा घर कहाँ है मुझे कुछ नहीं मालूम। बस मैं ये चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा घर मिल जाए, कोई सुरक्षित जगह मिल जाए, ताकि मैं उस घर में आराम से रह सकूं। मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ, कुछ भी पता नहीं है। मैं देख रहा था कि लड़की रोते रोते ये बात बोल रही थी, मतलब वो झूठ नहीं बोल रही थी। अब उस प्रेतात्मा पर मुझे दया भाव आने लगी थी। तब मैं कहता हूँ कि आप रोइए मत, चलिए आप पहले वहाँ बैठिए, मेरी चारपाई पे बैठ जाइए, आप उस पर आराम कीजिए, और कुछ आपको चाहिए खाने पीने को? तब कहती नहीं, मुझे तो भूख लगता ही नहीं है, ना तो मुझे प्यास लगता है। हाँ, मन तो करता है, कभी कभी प्यास लगता है, लेकिन जब मैं पानी पीने की कोशिश करती हूँ ना तो पी ही नहीं पाती हूँ। ऐसा ना जाने क्यों होता है मेरे साथ में। तब से मैं पानी नहीं पी हूँ, ना कुछ खाई हूँ, खाने को तो इच्छा होता ही नहीं है। आप मेरे को तंग तो नहीं करेंगे, आप मेरे को इस घर से भगाएंगे तो नहीं? तब मैं कहने लगा नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत सारा सवाल बाकी है, और सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। लेकिन आप देखिए रात हो चुका है और मुझे भी सोना है, आप आराम कीजिए, आप इसी चारपाई पर लेट जाइए, अब मैं फर्श पर लेट जाऊंगा। लड़की कहती नहीं नहीं, ये आपका बिस्तर है, इस पर मुझे नींद नहीं आएगी, मैं तो अपनी जगह पर जाकर सोऊंगी जहाँ मुझे सुकून मिलता है, चैन मिलता है, एक सुरक्षा भावना मुझे अब मिलती रहती है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ। इस चारपाई में मुझे नींद भी नहीं आएगी। आप ऐसा मत कीजिए, आप अपनी चारपाई पर सो जाइए, मैं अपनी जगह पर जाती हूँ। ये रोशनी ज़रूर बंद कर दीजिएगा, अगर रोशनी रहेगी तो मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे शांति भी नहीं मिलेगी, बड़ा अटपटा लगता है रोशनी में मुझे। मैं समझ चुका था ये लड़की जो कह रही थी वो सही बात थी। मैंने उसको सोते हुए देखा था, फर्श पर अब बड़ा सुकून से सो रही थी, जैसे किसी बात का डर नहीं है, बेफिक्र अंदाज में। अब चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट थी। मैं तो उस पर प्रेतात्मा पर फिदा हो गया था, उसकी सुंदरता पर मैं मोहित हो गया था। अगर वो इंसान होती तो कितनी अच्छी बात थी, लेकिन थी प्रेतात्मा। मन तो मेरा उस पर आ गया था। मुझे लगा कि जिस लड़की को मैं तलाश कर रहा था अपने लिए, ये तो यही है। लेकिन अगले पल जैसे ही मुझे अंदाजा होता है, तो पागल है क्या, प्रेतात्मा से कोई प्यार कर सकता है? जब इसका शरीर नहीं है, ये ना तो कुछ भोजन करती है ना पानी पीती है, तो इसका शरीर कहाँ होगा? ये मुझे दिख रही है, अगर मैं इसको छूऊंगा, महसूस करूंगा तो हवा की तरह होगी। ये प्रतिबिंब दिखाई दे रही है, रियल में ऐसी मुझे नजर नहीं आएगी। हाँ, मेरे मन में बहुत सारा सवाल था, लेकिन लड़की कह रही थी कि लाइट बंद कर दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप भी आराम कीजिए और मैं भी आराम कर रहा हूँ। मुझे कहती है कि आप मुझे घर से तो नहीं निकालेंगे ना? हाँ, तब मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं आपको घर से नहीं निकालूंगा, आप आराम से सो जाइए, बाकी हम कल बात करेंगे। लेकिन मैं चारपाई पर सो तो जाता हूँ, लेकिन उसी प्रेतात्मा के ध्यान मेरे मन में चलती रहती है। मैं सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। डर मुझे नहीं लग रहा था, वो डरावनी थी भी नहीं कि मैं डरूं, लेकिन उसके बारे में सोच रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की, जवान लड़की, कहाँ इसका मौत हो गया, कैसे भटकते हुए इस घर में आ गई? शायद पड़ोसी सही कह रहे थे, जो किराएदार भागे होंगे ना, इसी की वजह से ये लड़की इस घर में आ गई होगी, और अचानक कोई देख लेगा तो अब डर ही जाएगा ना। मैं भी डर गया था, वो भी डर गए होंगे, अब फिर घर छोड़ के भाग गए होंगे। मकान मालिक सही कहता था कि यह घर भूतिया हो चुका है, सोच समझ के घर लेना, अगर तुम्हारे साथ में कुछ बात हो गई तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। वो भी सही कह रहा था, पड़ोस वाले अंकल भी सही कह रहे थे। तब मुझे लगने लगा कि आत्मा बिल्कुल सच कह रही है, मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए, इस पर भरोसा
ये लड़की ने मुझ पर किया है, इस पर भी भरोसा मुझे करना चाहिए। और कब नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। जब आँख खुलती है ना तो कमरे की अच्छी तरह से सफाई हुई पड़ी थी। आज जब मैं खाना बनाने के लिए जाता हूँ कि जल्दी जल्दी 2 रोटी बना लूँ, कुछ सब्जी का तड़का लगा दूँ, जाता हूँ ना तो देखता हूँ किचन भी सही जगह पर सही सामान रखा हुआ है, हर एक चीज़ कायदे से रखा हुआ है। और तब मुझे ध्यान आता है कि मैं तो ऐसे ही पटक दिया था, मैं ज़्यादा कोशिश भी नहीं किया था। और तब मुझे लगता है कि वो प्रेतात्मा उसी का काम है। मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता, ना उसको अपना नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन अब दिन का उजाला फैल चुका था, प्रेतात्मा तो उसी घर में थी। मैं अब जल्दी जल्दी खाना बनाता हूँ। अब मैं आवाज़ लगाता हूँ कि क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रही हो। हाँ, वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन मुझे एहसास दिलाती है जैसे मेरे बदन को उसने स्पर्श किया था, जैसे एहसास कराना चाहती थी कि हाँ, मैं तुम्हारे पास में खड़ी हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि तुमने घर की साफ सफाई तुमने किया है। फिर जैसे वो स्पर्श करती है, जब मैं समझ जाता हूँ कि इसने किया है, मैं फिर सवाल करता हूँ, ये किचन को सेटअप तुमने किया है। और फिर मुझे स्पर्श करती है, तब मैं समझ जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन बना दूँ, खाओगी, भूख लगी है। स्पर्श नहीं करती है। तब मुझे लग जाता है कि शायद वो सच कह रही थी, उसको भूख लगता ही नहीं है, ना प्यास लगता है। मैं बड़ा उसके प्रति चिंता व्यक्त कर रहा था। ना जाने कौन है, कब इसकी मौत हुई, कब भटक करके इस कमरे में आ गई है, बेचारी की मुक्ति कैसे मिलेगी। मैं इस बारे में सोच विचार कर रहा था। खाना बन चुका था, लेकिन खाना का स्वाद मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैं उसी की चिंता कर रहा था, लेकिन काम भी तो करना था, पैसे भी तो कमाना था। मैं लंच बॉक्स पैक करता हूँ और फिर अपनी टैक्सी स्टार्ट करता हूँ और जाते जाते फिर कमरे में आता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं जा रहा हूँ ना तो शाम के लौटूंगा। अब ये घर तुम्हारे हवाले है, इसकी देखरेख तुम्हारा ही काम है। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता भी दो, यहाँ कोई नहीं तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला। मुझे स्पर्श नहीं होता है, तब मैं समझ जाता हूँ कि उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं अब टैक्सी स्टार्ट करके निकल जाता हूँ, पूरा दिन काम में लग जाता हूँ। जब रात होती है ना, तब मुझे उसकी ध्यान आता है। मैं उसके लिए ऐसा क्या लेके चलूँ जो उसके लिए पसंद होगा। प्रेतात्माओं के बारे में मैं कुछ जानता नहीं था, अब मैं जानने की कोशिश करने लगा था। मैं कई अपने साथियों से पूछने लगा टैक्सी स्टैंड पर। सब मेरी बात पर हंसते थे और कहते थे, सुनील, कहीं तुझे प्रेतात्मा से प्यार तो नहीं हो गया, या तूने वो भूतिया फिल्म तो नहीं देख लिया जिसमें हीरो एक प्रेतात्मा लड़की से प्यार करता है। कहीं तेरे साथ में ऐसा खेल तो नहीं हो रहा है। और तब मैं कहने लगा, अरे नहीं दोस्त, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मैं सोच नहीं पाया, ना मेरे दोस्त सही जवाब दे पाए थे। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तब रास्ते में चलते चलते मैं एक गुलाब का फूल उसके लिए ले लेता हूँ, खिला हुआ गुलाब का फूल जिसकी सुगंध मुझे अच्छा लग रहा था। घर पहुँचता हूँ, अब टिफिन किचन में रख देता हूँ और फिर मैं उस लड़की को आवाज़ देता हूँ, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। लेकिन उसकी मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं वो फूल चारपाई पर रख देता हूँ, 1-2 बार और आवाज़ लगाता हूँ, तुम है यहाँ पर, कहाँ हो तुम मुझे नज़र नहीं आ रही हो, ना तुम्हारा आवाज़ सुनाई दे रहा है, क्या तुम आसपास में हो। लेकिन कोई भी संकेत मुझे नहीं मिलता है। मैं किचन में आ जाता हूँ, मुझे लगता है कहीं बाहर घूमने फिरने तो नहीं गई। लेकिन लड़की कहती थी कि मैं बाहर जाने में डरती हूँ। अब न जाने क्या बात था, क्यों डरती थी, क्यों ऐसा उसके साथ में डर महसूस होता था, वो पूरी बात तो मुझे अभी जानना बाकी था। लेकिन उसने बताया था कि बाहर में कुछ ऐसी शक्तियाँ नज़र आती हैं जो उनसे डर लगता है, बड़ा भयानक दिखती हैं, जैसे उनको पकड़ने वाली हो। हाँ, तभी तो डर करके इस घर में रह रही थी। मैं किचन में जाता हूँ, अपने टिफिन वगैरह साफ करता हूँ और फिर खाना बनाने का तैयारी करता हूँ। और फिर कुछ सामान लेने के लिए अपने कमरे में आ जाता हूँ। और जो मैंने फूल रखा था वो फूल था ही नहीं, फूल नजर ही नहीं आ रहा था। मैं उस लड़की को हाथ में देना चाहता था, शायद उसको पसंद आ जाए, लेकिन वो फूल ही गायब हो चुका था। और तब मैं समझ गया कि फूल लेने वाली वही लड़की है, आसपास में है कहीं पर, लेकिन मुझे
नज़र नहीं आ रही है। तब मैं कहता हूँ कि मैं अब जान चुका हूँ, वो गुलाब का फूल तुमने लिया है ना। और उसी पल लड़की पीछे से हंसती हुई मुझे महसूस होती है। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो उसके हाथ में गुलाब का फूल था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, मुस्कुरा रही थी और धीमे धीमे से बोलती है, हाँ मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसका सुगंध मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मेरे लिए लाया है। और तब मैं कहता हूँ, हाँ अब तुम तो कुछ खाना खाती नहीं हो ना पानी पीती हो, तब मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए ऐसी क्या चीज़ ले आऊँ जो तुम्हें पसंद आए। और तब कहने लगी, ये मेरे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत सुंदर है, इसकी खुशबू मुझे बहुत ही पसंद है। मैं कहने लगा कि देखो मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें भूख लग रही हो, कुछ एहसास हो रहा है तो क्या मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊँ। तब वो मना कर देती कि नहीं, मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। तब मैं जाता हूँ, खाना बनाता हूँ, खाना वाना बनाने के बाद फिर अपने कमरे में आ जाता हूँ। मैं फर्श पर बैठ कर खाना खाता था, मैं गांव का रहने वाला हूँ ना, और मैं फर्श पर बैठ कर के सामने थाली रखा हुआ है और तब मैं उसको आवाज़ देता हूँ और वो उस टाइम में मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैं उसको बुलाया, आवाज़ देने पर फिर नज़र आने लगी थी। मैं बोला कि आके बैठो मेरे सामने में, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो आकर के खाने के सामने बैठ गई। अभी भी उसके हाथों में वो गुलाब का फूल था जिसको बार बार वो सूंघ रही थी, महसूस कर रही थी और स्पर्श कर रही थी। मुझे लगने लगा कि जब गुलाब के फूल को ये स्पर्श कर सकती है, मुझे पीछे से स्पर्श कर सकती है, तो क्या मैं इसको स्पर्श कर सकता हूँ, इसको महसूस कर सकता हूँ। मेरे मन में यही सवाल उस टाइम में आ रहा था। मैं अब उसको फिर एक बार आग्रह करता हूँ कि देखो गरम गरम रोटी है और बहुत बढ़िया सब्जी बनाया हूँ, एक बार तुम खा के देखो, शायद तुम्हें अच्छा भी लगे। और तब कहती कि नहीं, मैं खा नहीं पाऊंगी, मुझे भूख ही नहीं है, ना मुझे प्यास है। आप क्या कहना चाहते थे, किस लिए मुझे बुलाए। और तब मैं कहता हूँ कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, तुम कहाँ पर मरी थी, किस घर की हो, तुम्हारा परिवार में कौन कौन है। और तब कहने लगी नहीं, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, मैं सोचने की बहुत कोशिश करती हूँ ताकि मैं अपने घर बार को जान सकूँ। मेरे घर में अब ना जाने कौन लोग हैं, क्या कर रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं कहाँ पर हूँ। मैं समझ गया था कि लड़की अंदर से तो बहुत दुखी है, अपने परिवार से जरूर मिलना चाहती है, लेकिन इसको कुछ भी याद नहीं था। और तब मैं कहता हूँ कि क्या मैं आपको महसूस कर सकता हूँ, क्या मैं आपको छू सकता हूँ। और तब कहने लगी, हाँ आप मुझे छू सकते हो। और मैं काफ़ी लोगों के पास में गई थी मैं ताकि अपना घर का रास्ता पूछ सकूं, लेकिन मुझे कोई देख ही नहीं पाता था, ना मुझे कोई स्पर्श कर सकता था। अब मैं भी उनको स्पर्श नहीं कर सकती थी, मैं उनके अंदर से गुजर जाती थी और वो हवा की तरह हो जाते थे, मेरे लिए कोई रुकावट ही नहीं था। और तब मैं समझ गई कि मैं किसी इंसान से मिल ही नहीं सकती, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है मैं किसी इंसान को छू सकूं, मैं अपने दिल की बात बता सकूं। मैं बहुत लोगों के पास में गई लेकिन किसी को मैं छू नहीं पाई, ना किसी से मैं बात कर पाई। आप इकलौते इंसान हैं जो आपने मुझे देखा। मैं इस घर में काफ़ी दिनों से रहती आई हूँ, यहाँ और भी लोग थे, वो सब बताने लगी। मैं उनके पास भी गई थी ताकि मैं उनसे बात कर सकूं, लेकिन वो मुझे ज़रूर महसूस किए थे, लेकिन वो डर करके भाग गए थे। मैं ऐसा उनको नज़र नहीं आई थी जैसे आपको नज़र आ रही हूँ। शायद वो मुझे देख पाए थे या ना देख पाए थे, मेरी आवाज़ उनको कानों में पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी ये तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मैंने उनको अच्छी तरह से देखी थी। मैं उनको छूने जा रही थी, मुझे लगने लगा था कि हाँ मैं इनको छू सकती हूँ। हाँ तभी मैं उनसे बोलने लगी और तभी वो लोग डर करके भाग चुके थे। शायद वो लोग मुझे देख सकते थे, मुझे महसूस कर सकते थे, लेकिन वो डर करके भाग चुके थे। अब इसके बाद इस घर में आप आए हो। उसकी आंखों में आंसू अभी भी आ रहा था। आपने ऐसा तो नहीं सोचा है कि आप मुझे घर से भगा दोगे। हाँ तब मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं, ऐसा अपने मन में विचार कभी लाना भी मत। मैं रोटी खा रहा था लेकिन मुझे स्वाद अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उसकी पीड़ा को समझ रहा था कि ये प्रेतात्मा है, शायद इसको मरे हुए काफ़ी दिन नहीं हुए हैं। मैं अपने साथियों से बात किया था तो उन्होंने बताया था कि जो प्रेतात्मा
ताज़ा ताज़ा मरी होती है ना, तो अपने आप को तो जिंदा ही मानती है। अपने परिवार के पास जाती है मिलने के लिए, भटकने के लिए। जब अपने परिवार को छू नहीं पाती, अपने परिवार के पास पहुंच नहीं पाती, तब इधर उधर भटकने लगती है। उसको लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। अब मैं ये सब बातें साथी ड्राइवर से सुन रखा था। मैं उसके बारे में बेहद चिंता कर रहा था कि कैसे होगा, इसकी मुक्ति कैसे मिलेगी, कैसे फिर नया जन्म ले पाएगी, क्या इसको जन्म मिलेगा या फिर इसी तरह भटकती रहेगी। मैं बड़ा दुखी था अंदर से। रोटी तो खा रहा था लेकिन स्वाद नहीं आ रहा था। शायद उसको लड़की को अंदाज़ा लग चुका था कि मेरे बारे में चिंता कर रहा। और तब कहने लगी, मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, मैं जैसे भी हूँ मैं अभी ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आपने मुझे इस घर में शरण दे रखा है, यही मेरे लिए काफ़ी है। आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। तब मैं कहने लगा कि क्या मैं आपको छू सकता हूँ? मैं महसूस करना चाहता हूँ एक बार कि मैं आपको छू भी सकता हूँ या नहीं। और तब अपना हाथ बढ़ा देती है या कहती है, छू कर देखो आप। जब मैं उसको छूता हूँ ना हाथ को, तो मुझे महसूस होता है कि हाँ, मैं किसी जीवित लड़की का हाथ छू रहा हूँ। ये कैसे हो गया? जबकि लोग बाग कहते हैं कि प्रेतात्मा को कोई महसूस नहीं कर सकता। वो जरूर दिखाई देती है लेकिन हवा की तरह है। जब आप उसको छुओगे ना तो उसको महसूस नहीं कर पाओगे। वो हवा में विलीन हो जाती है। आप उसका हाथ पकड़ना चाहोगे लेकिन पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये हवा है, एक छवि है और कुछ नहीं है। लेकिन इस लड़की को मैं महसूस करने लगा था और वो लड़की खुश भी नजर आ रही थी इस घर में। मैं उसको कोई तकलीफ नहीं दे रहा था और ना मैं उसको डांट रहा था, ना उस घर से भगाने की बात कर रहा था। तो आखिरकार वो भी मेरे घर में खुश थी। लेकिन मैं उसके बारे में काफ़ी चिंता करता था। खाना पीना खाने के बाद फिर मैं उसे आग्रह करता हूँ कि ऐसा करो, आप चटवाई पे सो जाओ, आप लड़की हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बिल्कुल खाली फर्श पर ना कोई बिछावन ना कोई तकिया, कैसे आप सो पाती हो। और तब कहती है कि मेरा बिछावन तो ज़मीनी है, मुझे बड़ा आनंद आता है इस पर सोते हुए। आप मेरी चिंता मत करो, आप जाओ आराम करो, आपको सुबह काम पर भी तो जाना है। उसकी बात में दम था। मैं ऐसे ही सोचता रहा कि अगर मैं इसके साथ बातचीत करता रहूँगा तो ये रात भी कम पड़ेगी। मुझे लगा कि चलो कुछ बातें कल के लिए छोड़ दिया जाए। मैं उसको स्पर्श स्पर्श किया था ना, तो मुझे अब पूरे बॉडी में गनगनाहट सी हो गई थी, जैसे मैंने उसको छुआ था। जैसे बिजली की तरंगें मेरे शरीर में प्रवेश कर गई हो, ऐसा मैंने अपने आप को महसूस किया था। इसके बाद उसी जगह पर, वो कोई जगह बदलती नहीं थी, उसी जगह पर जाकर के ज़मीन पर लेट जाती है, आंखें बंद कर देती है और कहती है, लाइट बंद कर दीजिए। आखिरकार मैं लाइट बंद करता हूँ, अपने बिस्तर पर उसी फोल्डिंग पलंग पर सो जाता हूँ और कुछ ही देर के बाद मुझे नींद आ जाती है। और ये जो सिलसिला है ना, अब हर रोज का हो चुका था। लड़की पूरे घर की साफ सफाई कर देती थी, किचन की सफाई कर देती थी, बाहर में जो सूखे पत्ते गिरते थे पेड़ पौधे का, उसकी सफाई कर देती थी। अब उसके जिम्मे यही काम था। साफ सफाई वो रखना चाहती थी, साफ सफाई उसको पसंद था। हाँ, मैं भी उसके बारे में चिंता करता रहता था। जब भी आता था ना, तो उसके लिए मैं गुलाब का फूल जरूर लेके आता था। हाँ, गुलाब के फूल उसको बहुत ही पसंद आता था। वो खुश हो जाती थी, बच्चे की तरह खिलाने लगती थी। अब मुझे देख करके बड़ा सुकून मिलता था। मैं कई अपने जो अनुभवी साथी थे, मैं पूरी बात तो बताता नहीं था कि मेरे घर में ऐसा चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं ऐसे ही कुछ गोलमोल बातें उनसे पूछता था कि अगर मान लो आपके पास में कोई प्रेतात्मा आ जाए, आप उसको देख भी पाओ, अब उसको आप महसूस भी करने लगो, तो अगर आप उससे दोस्ती करना चाहो तो क्या उसको दोस्ती मंजूर होगी? साथी ड्राइवर मुझे बड़ी अजीब नज़र से देखते थे। ऐसा लगता था कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। मैं पूछते थे, ऐसा सवाल तो अटपटा तू क्यों आजकल पूछ रहा है? क्या चल रहा तेरे जीवन में? तू सच क्यों नहीं बोलता है? अरे कोई प्रेतात्मा तुझे दोस्त तो नहीं बन गई है? मुझे तो ऐसा लगने लगा है। वो बोल करके हंसी मजाक उड़ाने लगते थे। कहते थे कि ऐसी बात है तो हमें भी ले चल, हम भी देखना चाहते हैं उस प्रेतात्मा को जो तेरी सहेली बनी हुई है। मैं तो चुप ही हो जाता था। कहता था कि नहीं नहीं,
मैं अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ। बस ऐसे ही। मेरी कोई प्रेतात्मा दोस्त नहीं है। मैं तो प्रेतात्मा से दूरी रहना पसंद करूँगा। मैं तो डरता हूँ बस जानकारी के लिए। और वही घर पर रोज का आना। अब मुझे लगभग 1 महीना से ऊपर का टाइम हो गया था और वो लड़की कभी भी ज़्यादा मेरे करीब नहीं आई थी और ना मैं उसके ज़्यादा करीब गया था। बस गुलाब के फूल तक मैं सीमित था। हर रोज की तरह गुलाब का फूल देख करके मुस्कुराती थी, खिलखिलाती थी, बच्चों की तरह ताली पीटती थी और वो देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं एक रेलवे स्टेशन से एक बाबा जी को बिठा करके और उनके जगह पर लेके जा रहा था। देखने में साधु महात्मा लग रहे थे। अब मुझसे ज्ञान की बातें बता रहे थे। बेटा क्या कर रहे हो, कब से टैक्सी चला रहे हो, कितना पैसा कमा रहे हो, शादी हुआ कि नहीं हुआ है। अपने बारे में सब कुछ मैं बताने लगा था। मैं छिपाता नहीं था, छिपाने लायक मेरे पास में कुछ था भी नहीं। और जब मैं पूरी बात बता लिया, मुझे लगा कि इस बाबा से उस आत्मा के बारे में पूछना चाहिए, ये सही मुझे जवाब देंगे। और तब मैं बाबा से कहता हूँ कि बाबा जी अगर आप बुरा ना मानो तो मैं क्या आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। तब बाबा कहने लगे हाँ हाँ, अरे चलो ना, पूछो तो सही। इसलिए मैं तुमसे बातचीत कर रहा था ताकि सफ़र भी आसानी से कट सके। पूछो पूछो, क्या पूछना चाहती हो। और तब मैं कहता हूँ बाबा जी जो इंसान मर जाते हैं तो क्या सभी आत्मा बन जाते हैं। तब बाबा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं ये रहस्य के सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो, अरे इससे आगे भी कोई सवाल है उसको पूछो, इसको तुम रहने दो। मैं कहने लगा बाबा मेरे मन में ऐसा ही सवाल उठता रहता है, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। और तब कहते हैं कि देखो बेटा, इंसान मरता है, अपने कर्मों के अनुसार उसको गति मिलती है। अच्छे होती हैं आत्माएं तो उनको सही जगह मिल जाती है, बुरी आत्माएं होती हैं तो उनको बुरी जगह मिलती है। जैसे अपने जीवन काल में लोगों के साथ में उन्होंने किया है वैसे ही उनको सब कुछ करना पड़ता है। स्वभाव उनका वही होता है जो अपने असली जीवन में लोगों के साथ में किया है। स्वभाव नहीं बदलता, आत्मा जरूर बन जाती है लेकिन नेचर उनका वही होता है। जैसे कोई झगड़ालू है ना तो आत्मा बनने के बाद में झगड़ालू ही रहती है। और हाँ, जो अब अज्ञा मने अचानक जिनकी मौत हो जाती है, बीमारी से हो जाती है, कोई एक्सीडेंट से हो जाती है, तो वो लोग जल्दी से उनकी मुक्ति नहीं मिल पाती है। ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हारे मन में रहस्य चल रहा है, किस रहस्य के बारे में बातें कर रहे हो। मैं बताना चाहता था कि बाबा जी मेरे घर में एक आत्मा रहती है लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। बाबा जी मुझसे कुरदने रहते हैं और तब मैं गोल मोल करके सवाल फिर पूछता हूँ कि बाबा जी मेरे एक दोस्त के साथ में ऐसी कहानी बनी हुई है। उसके घर में एक आत्मा आ चुकी है, देखने में इंसान की तरह लगती है। आत्मा महसूस भी कराती है कि मैं हूँ घर में। हाँ, जो मेरा दोस्त है ना उसको महसूस भी करता है और वो आत्मा भी उसको महसूस करती है। दोनों में दोस्ती भी अच्छी खासी हो गई है। दोनों एक दूसरे को अब चाहते भी हैं लेकिन दोनों कभी भी एक दूसरे के नज़दीक नहीं आए। तो क्या उनको मामला आगे बढ़ाना चाहिए या फिर मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए, क्या उस लड़की की आत्मा का मुक्ति हो सकती है? तो होगी तो कैसे होगी। बाबा जी मेरी तरफ देख करके कुछ देर तक चुप हो जाते हैं। मैं टैक्सी चलाते हुए बैक मिरर में उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं उनके चेहरे पर उलझन देखता हूँ, चेहरे का रंग बदल रहा है। आखिरकार जब वो सवाल का जवाब नहीं देते हैं अथम मैं टोकता हूँ कि बाबा जी मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। और तब कहते हैं कि तूने सवाल ही ऐसा पूछ लिया बेटा कि मैं उलझन में फंस गया हूँ। मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ। जब तक मैं आत्मा से मिल नहीं पाऊंगा तब तक मैं कैसे जान पाऊंगा कि आत्मा सदगति को प्राप्त हो सकती है, उसको मुक्ति मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। आ रहा तुम्हारा पहले सवाल का जवाब, तो देखो बेटा, ऐसे तो आत्माएं इंसान के पास में आती नहीं है, उनसे दूर रहने की कोशिश करती है। लेकिन लाखों में एक ऐसी आत्मा होती है जो अच्छे नेचर की होती हैं, अच्छे स्वभाव की होती हैं। उनमें वो शक्ति जरूर होती है, वो भी खास इंसानों को। हर इंसान के पास वो नहीं जा सकती, वो हर इंसान को अपनी पहुंच नहीं दिखा सकती।
कुछ ऐसे इंसान होते हैं, जैसी वो प्रेतात्मा है ना जिस नेचर की, अगर उसी नेचर का वो इंसान होगा तो जरूर उस प्रेतात्मा से दोस्ती कर सकता है, मामला आगे बढ़ा सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जब मैं सुनता हूं ना तो मुझे मन में थोड़ी शांति आती है। फिर मैं अगला सवाल फिर वही पूछ बैठता हूँ कि बाबा जी, अगर उस आत्मा को हम मुक्त कराना चाहें तो क्या करना चाहिए? बाबा जी हंसने लगते हैं। कहते हैं, आप भाई ड्राइवर हो या ज्ञानी पुरुष हो? ये सवाल मेरे से ज्ञानी पुरुष भी नहीं जल्दी से पूछते हैं। आप टैक्सी ड्राइवर होकर के इतनी गुड़ गुड़ सवाल को मेरे से पूछ रहे हो, आखिर आप हो कौन भाई? मैं हंसने लगता हूँ। बाबा जी, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा रहती है और मैं अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता हूँ। आप मेरे सवालों को जवाब दीजिए ना, गोलमल मत घुमाइए बाबा जी, बड़ी मेहरबानी होगी। तब कहते हैं, बेटा ऐसा नहीं हो पाएगा। अब तुम एक काम करो, मेरे घर पर चलोगे ना, मेरे आश्रम में चलोगे ना? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त के पास जो आत्मा है उसको मुक्ति चाहिए, तो अपने दोस्त से कहना कि आपके साथ मेरे आश्रम में आए, उस आत्मा को भी साथ में लेके आए। तब मैं आत्मा से बात करूंगा। अब मैं उसको परखूंगा, देखूंगा कि अगर वो मुक्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तब मैं कुछ कर पाऊंगा। बिना देखे बिना समझे मैं कैसे आपको वचन दे दूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मेरे पास में कोई सवाल था ही नहीं। पहले सवाल का जवाब मिल चुका था और आखिरी सवाल का जवाब अब रह गया था। आज मैं काफ़ी लेट हो चुका था। जब मैं बाबा जी को लेकर के आश्रम के पास पहुंचता हूं तो मैं पूछता हूं कि बाबा जी, आपका आश्रम कहाँ है? बाबा जी कहते हैं कि बस यहीं रोक दो, आगे टैक्सी जा नहीं पाएगी। वो उतरने लगते हैं। कहते हैं, बेटा कितना हुआ आपका पैसा? तब मैं बाबा जी की टैक्सी का भाड़ा बताता हूँ और वो मुझे कुछ ज़्यादा ही पैसे देते हैं। अब फिर अपना बैग कंधे पर टांगते हैं और फिर आगे की तरफ चलने लगते हैं। वहाँ पर जिधर देख रहा था, जहाँ पर उन्होंने टैक्सी रुकवाया था, इंडस्ट्री एरिया था और कुछ जंगल झाड़ दिखाई दे रहे थे। अब इंडस्ट्री एरिया में बाबा जी का आश्रम कहाँ है? बाबा जी कहाँ रहते हैं? तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। बाबा जी को बोलता हूँ, बाबा जी 1 मिनट रुकिएगा। बाबा जी का कदम रुक जाता है। अब मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बोलो बेटा, क्या पूछना बाकी रह गया है? मैं कहता हूँ, बाबा जी आप बोल रहे थे कि आपका आश्रम है, तो आश्रम कहाँ है? अगर मैं अपने दोस्त को लेके आऊँ, उस प्रेतात्मा को लेके आऊँ, तो आखिर मैं कहाँ पर आऊँगा? बाबा जी मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं कि तुम जरूर आओगे। तुम अगर इस जगह पर आ जाओगे ना, तो मैं कहीं पर होऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा। तुम अपने दोस्त को जरूर ले आना और साथ में उस आत्मा को भी ले आना। मैं कहने लगा, बाबा जी ऐसा संभव नहीं है, मैं कैसे लेके आऊँगा? आपका कोई ठिकाना मुझे नहीं दिख रहा है और आप कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर आ जाओगे तो मुझे पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? तब बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि मैं संत आदमी हूँ भाई, मैं साधु हूँ, मैं कोई पारिवारिक गृहस्थ आदमी नहीं हूँ। अगर मैं होता तो जरूर मेरे लिए घर होता, कुटिया होता। मैं तो अब पूरा पृथ्वी ही हमारा आश्रम है। जहाँ मुझे अच्छा लगता है मैं वहाँ बैठ कर के साधना करने लगता हूँ। कुछ दूरी पर ऐसी एक जगह है जहाँ पर मैं बैठता हूँ, वो जगह है शमशान। मेरा शमशान ही आश्रम है। कुछ दूर जब इसी रोड पर आगे चलोगे ना तो शमशान तुम्हें दिख जाएगा। जब वो बोलते हैं ना तो मुझे पहली बार डर लगता है। मैं उनको समझ नहीं पाता हूँ कि ये इंसान है, कहीं ये भी प्रेतात्मा वगैरह तो नहीं है जिनको मैं अपने टैक्सी में स्टेशन से बिठा करके लाया था। पूरा शरीर एकदम कांप जाता है। तब कहते हैं, अरे डरो नहीं, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं तुमसे अलग हूँ। मेरे में और तुम में अब बहुत फर्क है। डरो मत। मेरे से डरने का सकता नहीं। और हंसने लगते हैं। मुझे बड़ा शांति मिलती है। तब वो जाने लगते हैं। मैं अब उनको टोकता नहीं हूँ और तभी उनका कदम अपने आप रुक जाता है। और जब तक मैं टैक्सी में बैठ चुका था, स्टार्ट करने वाला था, मुझे आवाज़ देते हैं, अरे बेटा रुको। मैं रुक जाता हूँ, स्टार्ट नहीं करता हूँ। बाबा मेरे खिड़की पर जाते हैं और अपने थैले में से
एक शीशी निकाल के देते हैं, कहते हैं ये रख लो। मैं बोलता हूँ कि ये बाबा क्या है ये? कहते हैं पवित्र जल है ये। मैंने बोला इसका क्या करना है? तब कहते हैं अपने दोस्त को दे देना। मैंने बोला कि इससे क्या होगा दोस्त को? तब बाबा कहने लगे कि वो जो प्रेतात्मा है ना, उस पर छिड़काव कर देना। अगर उसको टाइम अगर मिल गया होगा, अगर उसको मुक्ति मिलने वाली होगी तो बिल्कुल मिल जाएगी। अगर नहीं मिलने होगा, अगर टाइम उसका नहीं आया होगा, तब तो तुम मेरे पास में लेके आ जाना। अगर ये जल के छिड़काव करोगे ना, तो उस आत्मा को बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। मैं जब ये सुना हूँ ना, बाबा मुझे मेरे हाथ में वो शीशी दिए थे छोटी सी, तो मेरा हाथ कांप गया था। मुझे पता नहीं क्या हुआ था, एक डर पूरे बदन में आ गया था। तब बाबा रुकते नहीं हैं, आगे की तरफ चल पड़ते हैं। मैं उनको जाते हुए देखता हूँ और फिर जिधर बताए थे ना, उसी रास्ते पर चल देते हैं। आगे भी बिल्कुल सुनसान एरिया था। जरूर वो जो कह रहे थे शमशान में, वो शमशान में ही जा रहे थे। अब फिर मैं वहाँ पर रुक नहीं पाता हूँ, टैक्सी स्टार्ट करता हूँ और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। मैं अपने घर पर लौटता हूँ, तब तक तो और काफ़ी रात हो गई थी। आते ही मैं उस लड़की को आवाज़ देता हूँ, तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ पर हो? क्योंकि आज मैं गुलाब का फूल ले ही नहीं पाया था, थका मांदा था। मैं ना खाना बनाना चाहता था, मैं हल्का फुल्का रास्ते में खा लिया था। मैं उस लड़की को आवाज़ देता हूँ और तब लड़की मेरे सामने में आ जाती है। कहती आज गुलाब का फूल नहीं लाए। मैं कहने लगा कि मेरे पास वक्त ही नहीं मिला, मैं ऐसे काम में फंसा हुआ था। तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? तब वो लड़की हंस के कहती है, मुझे और क्या चाहिए, मुझे और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगने लगा था, उसकी खुशबू मुझे पसंद आने लगी थी। कोई बात नहीं, आज नहीं कल तो टाइम मिलेगा। वो शीशी मेरे जेब में पड़ी थी। मेरे मन में तो कुछ और चल रहा था, लेकिन मैं अपने मन को काबू में अब रखने लगा। नहीं नहीं, प्रेतात्मा से प्यार अच्छी बात नहीं है, कहीं आगे चल के लिए मेरे लिए दुखदाई ना बन जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन उसके प्रति मेरे मन में एक अलग भावना जाग गई थी। उस भावना को मैं बहाव में बहना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि एक बार मैं गलती कर दिया ना, वो गलती मेरे पर बहुत भारी पड़ सकती है। हो सकता है कि उस आत्मा को फिर मुक्ति ना मिल पाए मेरे कारण से। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं सोचने लगा कि बाबा जी जो पवित्र जल दिए हैं, क्यों ना एक बार आजमा के देखा जाए, शायद इससे उस आत्मा को मुक्ति मिल सके। शायद अब ये हमारे पास से सदा सदा के लिए चला जाए, फिर जीवन चक्र में आ जाए। मुझे ऐसा ही लगने लगा। लेकिन मैं अपने मन का लालच को मैं अब भगा नहीं सकता हूँ। मुझे उस लड़की से प्यार हो चुका था, मैं उसको खोना भी नहीं चाहता था। अब मैं उसको दूर जाना भी नहीं देने चाहता था। मैं बहुत विकट परिस्थिति में उस समय पहुंचा हुआ था, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। और तब शायद वो मेरे मन को शायद समझने लगी थी। कहने लगी आप बहुत चिंता में दिख रहे हो, बात क्या है, बात क्या है, मुझे कुछ आप बताइए। तब मैं कहता हूँ कि मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप सही सही जवाब दीजिएगा। वो हंसते हुए कहती है, हाँ पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? तब मैं कहने लगा कि देखो, जब से मैंने आपको देखा है ना, आप बेशक प्रेतात्मा हो, मैं मानता हूँ। मैं आपसे प्यार करने लगा। क्या आप भी मेरे से प्रेम करती हो? लड़की की आंखें झुक जाती हैं, अब फिर वहाँ से भाग खड़ी होती है। कहती है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है। फिर उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर वो सोती थी, बैठती थी। मैं उसके पीछे जाता हूँ, कहता हूँ देखो, ऐसा आप गलत मतलब मत निकालिएगा। मैं आपको प्यार करता हूँ दिलो जान से, लेकिन मैं आपके शरीर को अब छूना नहीं चाहता। शरीर से मुझे प्यार नहीं है, आपकी आत्मा से है। तो ऐसा तो हो सकता है ना। लड़की रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। मैं उसकी रुलाई को देख करके व्यग्र हो जाता हूँ। कहता हूँ देखिए, मैंने आपसे गलत नहीं बोला है, मेरे अंतर आत्मा की आवाज़ थी। मैं दिल से आपको चाहने लगा हूँ, मैं आपको छूना नहीं चाहता हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
कि मेरे प्रति आपकी नज़रिया क्या है। क्या आप भी मेरी दृष्टि से आप मुझे देखती हैं जैसे मैंने आपको देखा था? तब कहती, हाँ, मुझे आप अच्छे लगे हो। लेकिन अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिएगा, मैं आपके साथ पर बिस्तर पर नहीं आ सकती, ना आपके साथ रिलेशन बना सकती हूँ। ऐसा मैं करूँगी ना तो शायद मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। लड़की कह के रोने लगी, ऐसा गलत काम मेरे साथ में बिल्कुल नहीं करने की कोशिश कीजिएगा। तब मैं कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तो आपको दिल से प्यार करता हूँ। मुझे जब मैंने आपको देखा तभी से मुझे आप भाग गई थी। आप बिल्कुल बुरा मत मानिएगा मेरे सवालों का। एक काम और है, मैं चाहता हूँ कि आपको मुक्ति मिले। क्या आप ऐसी चाहती हैं? तब कहने लगी, हाँ, मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि मैं मुक्त होना चाहती हूँ। मैं फिर से जीवन चक्र में आना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत बेकार लगता है। मैं ना बाहर घूम सकती हूँ, मैं बाहर जाने में डरती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी, कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं है। तब मैं उस बाबा जी के बात बताने लगता हूँ और वो जल भी दिखाता हूँ और जल कर कहता हूँ कि देखो, अगर आप इजाज़त दो तो क्या इस जल को आपके ऊपर छिड़काव करके देख सकता हूँ। अगर आपका वक्त आ गया होगा तो बाबा जी ने कहा था कि आपको मुक्ति जरूर मिल जाएगी। अगर आपका वक्त नहीं आया है तो शायद मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसके लिए हमें बाबा जी के आश्रम में जाना पड़ेगा। सब कुछ मैं बता देता हूँ। लड़की के चेहरे पर डर और एक तरह से हर्ष की दोनों चीज मैं देख रहा था। वो डरी हुई भी थी और खुश भी नजर आ रही थी। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? मैं कहने लगा कि मुझे नहीं मालूम, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुझे नहीं आइडिया है। हाँ, अगर आप इजाज़त दो तो मैं इस जल का आपके ऊपर में प्रयोग करूं जैसे बाबा जी ने कहा था। क्या पता ऐसा हो भी सके। तब कहने लगी, ऐसा कुछ जल में तो नहीं है, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं होगा। मैं कहने लगा, मुझे नहीं मालूम है, मैं इस जल को पहली बार देखा हूँ, महसूस किया हूँ और जल मेरे पास में है जो बाबा जी ने दिया है। अगर आप चाहती हो, इजाज़त देती हो तो मैं इस जल का आपके ऊपर छिड़काव करता हूँ। अब फिर देखते हैं कि आपके साथ में कुछ होता भी है कि नहीं। लड़की तो थोड़ा डरी हुई जरूर थी। अब फिर कहती है, आप कोशिश कर लीजिए, आप कोशिश कर लीजिए, जरूर कोशिश कीजिए। मैं भी डर रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर जल उस लड़की पर मैं छिड़काव करता हूँ और उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जो बाद में मुझे दुखदाई महसूस हो। मैं इसलिए डरा हुआ था। लड़की मेरा हिम्मत बढ़ाती है और कहती है, आप कोशिश तो कीजिए, जो होगा देखा जाएगा, बार बार कह रही थी। और तब मैं उस शीशी का ढक्कन खोलता हूँ, आंख बंद करता हूँ और उस लड़की पर डाल देता हूँ। जैसे डालता हूँ ना, लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, इधर उधर भागने लगती है और फिर एक जगह पर बैठ जाती है और कहती है, मैं अब जा रही हूँ, मैं अब जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे शरीर में हल्कापन आ रहा है। पहले तो दर्द हुआ, पहले तो जलन हुआ, लेकिन मुझे अब महसूस हो रहा है मेरा शरीर ठंडा होता जा रहा है। मुझे आनंद आ रहा है। मैं अब जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ। और उसके बाद जो कमरे का बल्ब जल रहा था ना, अचानक बंद हो जाता है। एकदम उस कमरे में अंधेरा हो जाता है। मुझे दरवाजा जैसे खुलने की आवाज आती है और इसके बाद उस घर में शांति हो जाती है। बल्ब की रोशनी क्यों गई थी? क्या बिजली कट गई थी? मैं उस लड़की को आवाज दे रहा था, आप बताओ, आप हो ना यहाँ पर? आप हो ना? आप सही है ना? लेकिन कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तब मैं उठता हूँ, मैं किचन की तरफ जाता हूँ कि माचिस ले आऊँ, मोमबत्ती जला दूँ। जैसे ही माचिस मोमबत्ती लेके आता हूँ, अपने आप बल्ब जल जाता है, रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। अब मैं जिस जगह पर लड़की को ये सब किया था बैठी हुई थी, उस जगह पर देखता हूँ कि वहाँ लड़की है ही नहीं। पूरे कमरे में मैं उसको ढूंढता हूँ, आप कहीं छिपी हुई हो, आप बताओ, आप सही हो ना? लेकिन उसका जवाब कुछ नहीं मिलता है। मैं पूरा कमरा छान मारता हूँ, ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि कहीं छिपी तो नहीं है, डरी तो नहीं है, लेकिन वास्तव में वो थी नहीं। तब मुझे आभास हो गया था कि शायद बाबा जी ने सही कहा था। इस जल में इतनी शक्ति थी,
इसीलिए शायद उसको मुक्ति मिल गई है। चलो अच्छा हुआ। लेकिन मैं उसको कभी भूलता नहीं हूँ। उसकी आंखें, मुस्कुराता हुआ चेहरा और सुबह सुबह घर की सफाई। वो अपने आप सारा काम कर लेती थी। घर में गंदगी उसको पसंद ही नहीं था। ना तो वो भोजन करती थी, ना पानी पीती थी। गुलाब के फूल उसको बहुत पसंद थे। आज जब तक मैं उस घर में रहा ना, शाम के टाइम गुलाब के फूल मैं जरूर लेके आता था। उसको गुलाब की फूल बहुत पसंद था। मुझे लगता था कि अगर उसकी मुक्ति नहीं होगी तो ज़रूर गुलाब के फूल को छुएगी, गुलाब के फूल के साथ में खेलेगी। मुझे ऐसा लगता था। लेकिन वो गुलाब के फूल मुरझा जाते थे। वो कभी फूल को छूती नहीं थी। वो थी ही नहीं तो कैसे छुएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की, सुनील टैक्सी ड्राइवर की। कैसी लगी आपको कहानी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। हाँ दोस्तों, फिर मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।